सोनाली मैडम से शुरू कर रहा हूँ कि मैडम जो नियो क्लासिकल एज है उसकी डेट क्या बताई गई थी? व्हाट इज द डेट ऑफ नियो क्लासिकल एज? सर 1660 टू 1785। 1785। 1660 ईस्वी से लेकर 1785 ईस्वी तक का जो पीरियड है उसको हम लोग नियो क्लासिकल एज कहते हैं, एज मैडम टोल्ड टू ऑल ऑफ अस। सेकेंड थिंग आई वांट टू नो कि जब आप ये देखते हैं कि 1660 से लेकर 1785 ईस्वी तक का पीरियड नियो क्लासिकल एज के नाम से जाना जाता है, तो मैडम दूसरा क्वेश्चन है कि इसी एज को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया, कैन यू एक्सप्लेन? Sir, it divided into three parts. First is Restoration Age, which is या 1660 to 1700. This age is also known as Age of John Dryden. And the second is ओके, Augustan Age, 1700 to 1745, and age is known as Age of Alexander Pope. And the एज ऑफ third is Age of Sensibility, in 1745 to 1785, and it is known as Age of Dr. Samuel Johnson. या एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ इनलाइटमेंट और एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल Samuel जॉनसन. Johnson. Yeah. So, Madam explained, and what did she say? She said, yeah, she told to all of us कि this neoclassical age is divided into three parts. जो neoclassical age है उसको तीन हिस्सों में बांटा जाता है. एक हिस्सा आपका रिस्टोरेशन एज है, जो कि 1660 ईस्वी से लेके 1700 ईस्वी तक है, जिसको हम एज ऑफ जॉन ड्राइडेन भी कहते हैं. दूसरा हिस्सा हमारा जो है उसको हम ऑगस्टन एज और एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप कहते हैं, दैट बिगिंस फ्रॉम 1700 टू 1745, जो 1700 से 1745 तक चलता है. तीसरा हिस्सा जो होता है वह एज ऑफ सेंसिबिलिटी है, और जो एज ऑफ सेंसिबिलिटी है उसको हम एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन भी कहते हैं, या एज ऑफ इनलाइटमेंट. तो जो एज ऑफ इनलाइटमेंट है, एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है, यू विल कम टू नो कि ये जो शुरू होता है, कब से शुरू होता है? 1745 से 1785. So you just find, you can just think or imagine कि how beautifully things have been explained. And we all expect कि कोई भी एज जब शुरू करते हैं तो उसकी डेट क्लियर हो जाए. वी आल्सो एक्सपेक्ट कि अगर हम किसी एज पर बात कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव टू मीन्स एक उसमें चीजें एकदम से क्लियर होना चाहिए. अब मैं जो है गोपाल दास जी से कहूंगा कि गोपाल जी, आपको आवाज मेरी जा रही है? गोपाल जी, टुडे नॉट गेटिंग योर वॉइस. मैं मिथिलेश भाई से कहूंगा कि मिथिलेश भाई प्लीज एक्सप्लेन रेस्टोरेशन एज. आप रेस्टोरेशन एज के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, जितना भी आप जानते हैं, आप उसको एक्सप्लेन करिए कि क्या है, कैसे है. Restoration age began 1616 and followed till 1700. या It is known as Age of Dryden या because monarchy was restored by King Charles II, so या it is called ठीक restoration of the monarchy. ठीक, ओके ओके. So he also told कि restoration age it covers the period from 1660 to 1700. The same thing कि it is also known as age of John Dryden. एक इन्होंने बात बताई कि किंग चार्ल्स सेकेंड इस समय के बादशाह थे. चार्ल्स सेकेंड केम बैक फ्रॉम फ्रांस, वो फ्रांस से वापस आते हैं 1660 ईस्वी में. जब वो 1660 ईस्वी में आते हैं, देन ही गॉट द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड. ही मैनेज्ड इट वेरी वेल, उन्होंने इसको काफी अच्छे ढंग से मैनेज किया. देन वी फाइंड कि ये आपका एक कॉन्सेप्ट होता है. वह कॉन्सेप्ट क्या है? रेस्टोरेशन एज का कॉन्सेप्ट आता है कि रेस्टोरेशन का मतलब ही मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि इस्टेब्लिशिंग ऑफ मोनार्की. मोनार्की को कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश किया जाता है, या किंगशिप की कॉन्सेप्ट हम लोग पाते हैं, मोनार्की का कॉन्सेप्ट आता है. दीज थिंग्स वी फाइंड. नाउ आई जस्ट वांट टू नो टू
जस्ट नेहा, नेहा को अगर मेरी आवाज जा रही हो कि नेहा, व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्टोरेशन एज? रेस्टोरेशन एज का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? व्हाट डू यू फाइंड इन दिस एज विच यू डोंट फाइंड इन प्यूरिटन एज, या हाउ दिस एज इज डिफरेंट टू प्यूरिटन एज? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर रेस्टोरेशन एज में पोएट क्या हीरोइक कपलेट का यूज हुआ है। या सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब देखिए ये क्वेश्चन ये शुरू हो रहा है नेहा, मैं कई क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछूंगा। नेहा ने कहा ओके कि जो 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 है आपका रेस्टोरेशन एज रहा है, इस एज की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि यहाँ पे रेस्टोरेशन एज में हीरोइक कपलेट का यूज हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन यस नेहा आपसे ये है कि हीरोइक कपलेट सबसे पहले किसने यूज किया और किस किताब में यूज किया है? सर, सबसे पहले जेफरी चौसर ने यूज किया था। जियोफ्रे चौसर ने यूज किया, ठीक है, किस किताब में? सर वुमेन, सर पूरा नाम नहीं याद आ रहा। वुमेन, लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, लीजेंड ऑफ गुड जी, वुमेन। लीजेंड वुमेन, यस सर। उसके बाद भी उन्होंने क्या अपने किसी ऐसी पोयम में यूज किया जो उन्होंने इंग्लिश में लिखा, बड़ी पॉपुलर पोयम हुई है? कंटावरी टेल्स। या कैंटरबरी टेल। तो नेहा टोल्ड कि heroic couplet, an ideal meter of restoration age, Augustan age, and age of sensibility, and this meter was first used by Geoffrey Chaucer, father of English poetry, in his book Legend of Good Women, and later on he used it in his second book, that is what? That is Canterbury Tales, that is also known as masterpiece of Geoffrey Chaucer। तो ये इतना चीज है। दूसरा चीज मैं नेहा ये जानना चाहता हूँ कि जो हीरोइक कपलेट है उसमें किस मीटर का यूज किया जाता है? विच मीटर डू यू फाइंड इन हीरोइक कपलेट? आयाम्बिक पेंटामीटर। शी टोल्ड टू ऑल ऑफ अस कि जो हीरोइक कपलेट है उसमें जिस मीटर का यूज किया जाता है वह कौन सा मीटर है? आयाम्बिक पेंटामीटर का यूज किया जाता है, या आयाम्बिक मीटर, मोस्ट प्रोबेबली आयाम्बिक पेंटामीटर। तो बिटिया जो आयाम्बिक शब्द है इससे क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय आयाम्बिक? सर iambic मींस 5 फुट। Iambic सर, means not 5 feet, not यस 5 सर। feet। स्ट्रेस सिलेबस फॉलोड बाय अनस्ट्रेस सिलेबस। आपको उल्टा बताना, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस, सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड वन। जितने लोग भी ओके सर। क्लास अटेंड कर रहे हैं वो समझ लें कि आयाम्बिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। आयाम्बिक का सीधा मतलब यही होता है कि अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड वन। जो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है वह स्ट्रेस्ड सिलेबल के द्वारा फॉलो किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम आयाम्बिक मीटर कहते हैं। इट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड आयाम्बिक मीटर। सो आई थिंक यू गॉट इट। ओके सर। सेकेंड थिंग, जो सेकेंड पॉइंट है जो मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप आयाम्बिक मीटर को लेके बात करते हैं या इस तरह की चीजें आती हैं तो एक और पॉइंट आता है कि पेंटा माने क्या होता है? उसमें आयाम्बिक पेंटामीटर शब्द आया, व्हाट डू यू मीन बाय पेंटा? 5 फुट 10 when सिलेबस। you use when you use the word 5, will it be feet या will it be foot? 5 फीट। 5 feet। और यस सर। आयाम्बिक का मतलब अनस्ट्रेस्ड इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड वन, और उसके बाद क्या होता है? 5 feet और 10 syllable। यस सर। 5 feet और 10 syllable। Next point, I just want to know Neha कि when you talk about 5 feet or 10 syllable, you talk about iambic pentameter। तो ये चीज बाद में आइडियल मीटर बना रेस्टोरेशन एज में। माई क्वेश्चन इज कि हु मेड इट परफेक्ट? किसने इसको परफेक्ट बनाया? अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप ने हीरोइक कपलेट में परफेक्शन लाया है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि किसने इसको पॉपुलर बनाया? हु मेड इट पॉपुलर? जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन। ये सारे क्वेश्चन हमें ध्यान में रखना है कि जियोफ्रे चौसर ने सबसे पहले यूज किया है, अलेक्जेंडर पोप ने इसमें परफेक्शन लाया हुआ है, और जॉन ड्राइडन ने इसको पॉपुलर बनाया है। मैं दूसरा चीज नेहा आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आप
हीरोइक कपलेट को लेके बात करती है तो आपने बताया कि इसमें आयाम्बिक पेंटामीटर, आयाम्बिक का मतलब अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड वन, पेंटा का मतलब होता है 5 feet और 10 syllable, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है कि व्हेन यू गो विद दीज थिंग्स स्पेशली हीरोइक कपलेट, तो आपने ये भी बताया कि सबसे पहले जियोफ्रे चौसर ने यूज किया लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में, उनकी एक किताब है, उसके बाद उनकी एक किताब आई थी कैंटरबरी टेल्स, बाद में जो है ये आइडियल मीटर बनता है रेस्टोरेशन एज में, एज ऑफ सेंसिबिलिटी में, और आपका ऑगस्टिन। ऑगस्टन एज में। सो माय क्वेश्चन इज दैट कि क्या जो है जब आप इस चीज को देखते हैं तो उसमें एक शब्द आता है सेजरा या पाज, व्हाट डू यू मीन बाय यस सर, सेजरा या पाज? सेजरा मीन्स सेजरा या सर पाज? स्टॉप। सेजरा means stop, nice, सेजरा means stop, and what is the spelling of सेजरा? CAESURE, सेजरा। R A जी जी सर। CAESURA, सेजरा और स्टॉप, एंड यू कम टू नो कि सेजरा और स्टॉप का जो मार्क होता है कौन सा मार्क है? सर स्टॉप, पंचुएशन मार्क्स पंक्चुएशन में कौन सा? सर। इज इट फुल स्टॉप, इज इट सेमी कोलन, कोलन, हाइफन, डैश? फुल स्टॉप, डैश नहीं होगा फुल सर, स्टॉप, फुल स्टॉप। सेमीकोलन सेजरा होगा में सर। बेटिया comma, कॉम, कामा बेटा, यस सर। सेजरा का मतलब जो है कामा जो है, इवन आई गॉट द रिस्पांस फ्रॉम द साइड ऑफ सोनाली मैडम, सुनील जी, दे आर एक्टिव। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि वहां पे क्या होगा, वहां पे हम कामा पाते हैं या उसको वो करते हैं। दूसरा ओके चीज सर। जो है, या प्लीज म्यूट, आपने ठीक है काफी अच्छा एक्सप्लेन किया हीरोइक कपलेट को लेकर के। मैं सुनील जी से जानना चाहूंगा कि सुनील जी जो हीरोइक कपलेट है ये जो है आइडियल मीटर था जॉन ड्राइडन के समय या उनके एज में। कैन यू टेल मी एनी क्रिएशन ऑफ जॉन ड्राइडन which is written in heroic couplet? एप्सिलॉन एंड एचिटोफल सर। Absalom and Achitophel. Absalom and Achitophel, that is masterpiece of John Dryden. It is written in heroic couplet और एक कब पब्लिश होता है? 1681 में सर। 1681 में। इज इट बिब्लिकल एलिग्री या इज इट एलिग्री? सबसे पहले प्लीज टेल मी व्हाट इज एलिग्री। ये कहा जाता है कि यह बिब्लिकल एलिग्री है, तो पहले तो डिफाइन ये करिए एलिग्री क्या है, और फिर ये मुझे बताइए कि बिब्लिकल एलिग्री क्या होती है। सर आई डोंट नो। अच्छा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से आप इसे सुनिएगा। एलिग्री यस इज अ टाइप ऑफ नरेशन। एलिग्री एक तरह का नरेशन होता है इन विच टू स्टोरीज आर टोल्ड सेम टाइम, जिसमें दो कहानियां साथ साथ चलती है। एलिग्री क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ नरेशन ईदर इन प्रोज और पोइट्री, या तो यह नरेशन प्रोज में होगा या पोइट्री में होगा। मतलब पोइट्री में भी एलिग्री, पोइट्री में भी देखी जा सकती है और एलिग्री प्रोज में भी देखा जा सकता है। लेकिन एलिग्री में हमेशा क्या होता है, दो कहानियां साथ साथ चलती है। यू फाइंड टू स्टोरीज, यू यू फाइंड टू स्टोरीज रन पैरेलल वे में, दो स्टोरीज चलती है उसमें जो है। अब जैसे जो एब्सलम एंड एचिटोफेल है यह पॉलिटिकल सटायर है। मैं जानना चाहता हूँ सुनील जी की ये जो पॉलिटिकल सटायर इसमें यूज किया गया यह किसके कोर्ट से बिलोंग करता है? किसके कोर्ट से सर? हाँ, जो पॉलिटिकल ये सटायर ये है जी सर, कोर्टली इसमें मैनर सर क्या? इसमें किस राजा के दरबार के पॉलिटिकल इवेंट को लेकर के बात की गई है? आप याद में नहीं से आ रहा कोई सर। भी? सर 4 सेकेंड। चार्ल्स सेकेंड। चार्ल्स सेकेंड। अभी कल यस मैंने बताया था कि जो एब्सलम एंड एचिटोफेल है it came in यस सर। 1681 and you find अंकल यही यही पे अभी बता रहे हैं। एक मिनट आप लोग मुझे समझ।
ना करो खटखटाओ। क्या कर रही तुम? हट जाओ यहाँ से थोड़ी देर। सुनील सर गुस्सा मत करिए, म्यूट करिए। ये सर बिटिया सब अपने बच्चों से सब अपने बच्चों से परेशान है, हम भी परेशान हैं। यस और पीछे ये आके लोग डिस्टर्ब कर। नहीं नहीं, जब डिस्टर्ब नहीं, जब क्लास करिए ना इन लोग को मोबाइल चाहिए होता है, ये बच्चे डिस्टर्ब करते हाँ हैं, मेरे साथ भी है। खेलने के मूड में है वो। तो सुना अश्विन सर हमसे पूछ रहे। जी सर, जी सर। जी हम लोग इसके पहले जो बात कर रहे थे उसको लेके कि हाउ कैन यू एक्सप्लेन हीरोइक कपलेट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, सो मेनी नो क्वेश्चंस आई सर। आस्क्ड टू सुन। या नो सर वो किंग चार्ल्स सर सेकंड आप के बारे में एब्सलोम आपको। एंड एकिटोफेल का क्वेश्चन पूछ रहे थे सर। Yeah, okay. We were talking about Absalom and Achitophel, and remember that when we talked, it was associated with who? It was associated with King Charles II. And you find that I was यस telling you what is allegory and how you can यस associate allegory with Absalom and Achitophel. And the second point I just told you कि allegory is what? Allegory is a type of narration. यह एक तरह का narration होता है, कहानी उसमें बताई जाती है. And this narration you find in both prose and poetry, in which two stories run same time, जिसमें दो कहानी एकदम पैरेलल चलता रहेगा. जैसे अगर if I talk about Absalom and Achitophel, you find that it's the political allegory. One story is associated with whom? One story is associated with King Charles II. And second story you find, what second story you find, that is ultimately related to whom? The Bible. तो एक तो स्टोरी बाइबल से लिया गया है, दूसरा स्टोरी कहाँ से लिया गया है? जो पॉलिटिकल इशू लेकर के उस समय का द सिचुएशन, द कंटेम्प्रेरी सिचुएशन को लेके बात करते हैं, स्पेशली द कोर्टली मैनर ऑफ किंग चार्ल्स सेकेंड. So in this way,
we ultimately understand what in this way we come to know this particular piece of literature, that is Absalom and Achitophel, this piece of literature is related to what? It's a beautiful example of political allegory. So first we have to define what is allegory. Second point we have to take how it is political allegory. Already I told you कि allegory it's a type of narration, यह एक तरह का narration होता है जिसमें कहानी बताई जाती है। यह जो नरेशन होगा ये किससे रिलेटेड है? यू फाइंड इट बोथ इन प्रोज एंड पोइट्री, दोनों में आपको देखने को मिलेगा, प्रोज में भी देखने को मिलेगा, पोइट्री में भी देखने को मिलेगा। एंड टू स्टोरीज रन सेम टाइम दो स्टोरीज चलेगी। इसमें एक स्टोरी बाइबल की चलती है उसी के पैरेलल, जिसमें किंग डेविड को लेकर बात की गई है, एब्सालम को लेकर के बात की गई है। इंग्लैंड जो प्लेस है, इंस्टेड ऑफ इंग्लैंड यू फाइंड द रेफरेंस ऑफ इजराइल, इंग्लैंड की जगह इसराइल का नाम मेंशन किया गया है। और जो किंग चार्ल्स सेकंड थे, चार्ल्स सेकंड की जगह किंग डेविड को मेंशन किया गया है। तो इंस्टेड ऑफ किंग चार्ल्स सेकंड यू फाइंड किंग डेविड, एंड these personalities or these persons, these figures you can just see there. Now the second thing is that when I talk about neoclassical age, especially restoration age, I just told you its basic characteristic was what is the use of heroic couplet, political satire or allegory, and the third point was the use of irony and satire. Can you make the distinction between irony and satire? Can anyone define? Especially, I would like to ask Sunil ji. Yeah, I was asking questions to Sunil ji. Can you define what is irony and satire? Yeah, what the difference do you find? आयरनी सर, जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो उसका उल्टा सोचते हैं। Irony में when we talk, I would like to tell you कि when you say कि this is ironical statement, remember that कि irony is a literary device. यह एक literary device होता है in which you find two meanings. One meaning is on surface and second meaning is under surface. It's a literary device. यह एक literary device है in which we find two meanings, one meaning on surface and second under surface. But under surface is more important rather than on surface. आयरनी एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें दो मीनिंग होती है। एक मीनिंग ऊपर से आपको लगता है कि ये कहना चाहते हैं, लेकिन एक मीनिंग छुपी होती है जो अंडर सरफेस होती है। जो छुपी हुई मीनिंग है, जो हिडन मीनिंग है, दैट हिडन मीनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन मीनिंग ऑन सरफेस। जो हिडन मीनिंग है वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है बशर्ते किसके? ऑन सरफेस के। So in this way you find that such type of literary devices, such type of thing have been used in that era, especially that classic literature, that classic pieces of literature. और heroic couplet के साथ साथ ये भी जानना जरूरी कि what is irony and satire. When you talk about satire, satire is also a literary device, but you will come to know that satire is what? It's the passing comment. When the comment is passed to tease someone, yeah, its objective is also some improvement will come. There is the expectation that things will change. You just not only try to find out the drawback, shortcomings of a person, but also it is expected that कि चीजों को बेहतर किया जाएगा. So in this way we come to know कि ये चीजें रही है. Now the next point कि irony, satire, heroic couplet, courtly manner, and courtly manner, and except courtly manner you find some other things which are highly significant. And what are those points? Those points are that when you go with these things, जब आप इन सब चीजों को कवर करते हैं या लेते हैं तो उसमें एक बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट आता है। वह पॉइंट है कि जब हम इस पे बात करते हैं कोर्टली मैनर का, तो एक चीज मैंने कहा था कि एरिस्टोक्रेटिक कॉन्सेप्ट। सुनील जी, आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट इज एरिस्टोक्रेटिक कॉन्सेप्ट या व्हाट इज एरिस्टोक्रेटिक लाइफ? whom does it refer? whom does it refer? Aristocratic manner, aristocratic life, या whom does it refer? I don't remember, sir. आप में से कोई भी? Sir, it belongs to king, queens and sir जो उनका हायर स्टैंडर्ड जो होता है सर,
द पीपल ऑफ सर जो अपर क्लास, अब एरिस्टोक्रेटिक का तब मतलब सॉरी द सर, हाँ, पीपल द पीपल ऑफ अपर बिलोंग्स टू अपर अपर से। क्लास। ठीक है, ओके, प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट। मैं ममता जी से जानना चाहूंगा। ममता जी, ममता जी, आर यू गेटिंग माई वॉइस? प्रिया जी, सोनिया, सोनिया, यस क्या सर, गुड आवाज? मॉर्निंग सर। नाउ आई गॉट, ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सोनिया जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इन रेस्टोरेशन एज देयर वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ हीरोइक ट्रेजिडी एंड रेस्टोरेशन कॉमेडी। आप मुझे हीरोइक ट्रेजिडी के बारे में बताइए, क्या होता है और उसका कोई एक एग्जांपल। टेल मी अबाउट हीरोइक ट्रेजिडी एंड एनी एग्जांपल। Yes, sir. Restoration tragedy theme based on love and valor, या and नाइस। इसका सर एग्जांपल है All for Love written by John Dryden, या and अल्फा लव restoration, रिटन बाय जॉन। yes sir, restoration comedy जिसमें सर कर्टली मैनर दिखाया जाता है, अरिस्टोक्रेटिक जो लाइफ है उसके ऊपर। बात की जाती है। Yes sir. या शी एक्सप्लेन कि ड्रामा में एक बड़ा चीज हुआ था, और ड्रामा में क्या चीज आया था कि ड्रामा में वी फाइंड रेस्टोरेशन ट्रेजिडी एंड आप कह सकते हैं रेस्टोरेशन कॉमेडी। व्हेन वी टॉक अबाउट रेस्टोरेशन ट्रेजिडी, अ टाइप ऑफ ट्रेजिडी जो कि दैट बिकम मच पॉपुलर, हाई पॉपुलर हुआ था। और इस ट्रेजिडी का जो थीम होता है वो लव एंड वैलर होता है। इस ट्रेजेडी के ऊपर जो इम्पैक्ट है, फ्रेंच लिटरेचर का इम्पैक्ट देखा जा सकता है, क्योंकि किंग वहां से वापस आए थे, तो वी कैन जस्ट सी द इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच लिटरेचर। सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमें इस ट्रेजेडी में देखने को मिलता है, वह एक चीज ये देखने को मिलता है कि एरिस्टोक्रेटिक मैनर है, बॉम्बास्टिक स्पीच है, और इसका जो थीम है लव एंड वैलर है। अगर एंड द हीरो हैज द ड्यूटी फॉरवर्ड, द हीरो जो होगा वो बड़ा पोस्ट पे होगा, कोई राजकुमार होगा, कोई किंग होगा, कोई प्रिंसेस होगा, इस तरह से होगा जो हीरो होगा। बट यू फाइंड दैट यह जो हीरो होता है उसका अपना एक लव एंड वैलर का एक कॉन्सेप्ट उसको होता है, वह उसी के लिए काम करेगा। अगर उसका वैलेट दिखाया जाएगा तो उसका वैलेट अपने में इतना ज्यादा होगा कि बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन यू फाइंड दैट कि उम्मीद से बाहर होता है कि इतना ज्यादा जो उसमें वैलेट है। तो समटाइम्स यू फाइंड सेलेस्टियल ब्यूटी, डिवाइन पावर, ऑल दीज थिंग्स यू कम टू नो। तो व्हाट आई वांट टू से कि ये पार्टिकुलर चीज रहा है। और जॉन ड्राइडन ने एक लिखा हुआ था जिसका नाम क्या था, हीरोइक ट्रेजेडी उन्होंने किया था, और उस हीरोइक ट्रेजेडी का जो नाम है ऑल फॉर लव। तो मैं सोनिया जी आपसे ये जानना चाहता हूँ, ऑल फॉर लव शेक्सपियर के किस प्ले पर आधारित है? Antony and Cleopatra. अच्छा ठीक है, एंटनी और क्लियोपेट्रा। ऑल फॉर लव जो है किसमें लिखा गया? इज इट रिटेन इन, आप कह सकते हैं कि ब्लैंक वर्स आर हीरोइक कपल? Yes सोनिया sir, जी, blank वर्ड्स में लिखा गया था। ब्लैंक वर्स में, बहुत अच्छा। कि एक तो ऑल फॉर लव है। ऑल फॉर लव क्या है? ये जो है एक प्ले है जॉन ड्राइडेन का, जो किसका एग्जाम्पल है? हीरोइक ट्रेजेडी का एग्जाम्पल है। ऑल फॉर लव किसमें लिखा गया है? ये आपका ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। दो ज्यादातर जो प्ले है हीरोइक ट्रेजेडी, दे ऑल आर रिटेन इन वर्ड, दे ऑल आर रिटेन इन ओनली वन। वे एक चीज में लिखे गए। और किसमें लिखे गए हैं? वे सबके सब जो है आपका ब्लैंक वर्ड्स की जगह हीरोइक कपलेट में। बट इट्स द एक्सेप्शनल प्ले विच इज रिटेन इन व्हाट, विच इज रिटेन इन हीरोइक कपलेट। ये एक ऐसा एक्सेप्शनल प्ले है जो हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। तो दीज आर द पॉइंट्स विच वी सी, दीज आर द पॉइंट्स विच वी फाइंड। Again, I would like to ask one important thing कि why John Dryden used blank words for writing heroic ट्रेजेडी, स्पेशली आल्फा लव। आल्फा लव को लिखने के लिए उन्होंने क्यों ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया? क्यों नहीं उन्होंने हीरोइक कपलेट का यूज किया? व्हाई डिड ही यूज दिस पार्टिकुलर थिंग? क्या चीज रहा?
सोनिया? सॉरी सर। क्योंकि उनको जो है शेक्सपियर का जो एंटनी और क्लियोपैट्रा था उसको माइंड में था, उससे compete करना था, उससे जो है compete करना। तो वो जो जिस मीटर में था, ब्लैंक वर्ड्स में था, और थीम वगैरह लगभग ऐसे ही चीजों को लेकर के जो है उन्होंने इसको किया हुआ है। तो ये हमें ध्यान में रखना, ये चीज पूछा गया है। और मैं सोनिया जी आपसे ही जानना चाहूंगा कि ऑल फॉर लव का सब टाइटल क्या है? यस सर, All- द वर्ल्ड विल लूज the world will lost. लॉस। Yeah, the world will lost. This is the title of all for love. All for love का जो टाइटल है वो आपका क्या है? The world will lost. Now I want to know कि when you talk about irony, satire, when you talk about heroic couplet and so many things, just I want to know एक और चीज जो है कि इस एज में पोटली मैनर की बात हो गई, एलिग्री की बात हो गई, किंग्स, क्वींस, लैंड लॉर्ड, लेडीज, यू फाइंड दिस, इन सबका लेकर के बात हो गया। But I just want to know some other points related to this age. What do you want to say about Comedy of Manner or Restoration Comedy by Surabhi? Surabhi, Surabhi, are you getting my voice? Anita, Anita ji, Neetu ji, Sonali madam. Yes, sir. Sir, Restoration comedy in 1660 to 1700, it is also known as comedy of manners because it's merged in Restoration age. That's called Restoration comedy. Here we find the manner of upper class, middle class, and that particular has been satirized, and it is idolized and not glorified, but it's satirized. And there is a Hippocratic manner, or sir, we find mourning is scandling, and uh, sir, prosaic it has been written in prosaic language, and characteristic like of sir backbiting, and there is rumors. या ओके ओके, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया कि जो कॉमेडी ऑफ मैनर है, इसी कॉमेडी ऑफ मैनर का दूसरा नाम रेस्टोरेशन कॉमेडी है। एंड इन दिस कॉमेडी वी फाइंड द मैनर ऑफ एरिस्टोक्रेटिक क्लास। और यहाँ पे जो मैनर दिखाया गया, किसका दिखाया गया? एरिस्टोक्रेटिक का दिखाया गया है। लैंडलॉर्ड्स, लेडीज, कोर्टियर्स, मिनिस्टर्स के या अपर क्लास सोसाइटी का सोफिस्टिकेटेड कल्चर। ये प्रोजाइक लैंग्वेज में लिखा गया है, आयरनी का यूज किया गया है, सटायर का यूज किया गया है, विट का यूज है, बैक बाइटिंग है, मॉन्गरिंग है, स्कैंडलिंग है। समटाइम्स यू फाइंड द, often you find, not sometimes, often you find the what? Immorality का concept, sometimes obscenity, licentiousness, lust, passion, sexual intercourse, illegitimate relationship, all these things we find। इस तरह का मैनर दिखाया गया है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि व्हेन यू टॉक अबाउट कि इस तरह की चीजें आई हैं या उसमें इस तरह की चीजें दिखाई जाती हैं, तो बहुत सारे उसमें राइटर्स रहे हैं जहाँ पे हम लोग इन सारी चीजों को देखते हैं या इन सारी चीजों को लेकर के बात की गई है। उनमें से जो है अगर आप देखेंगे कि इसमें एक कॉमेडियन मतलब राइटर थे जिनका नाम सर जॉर्ज एथरीज रहा है। उन्होंने, सर जॉर्ज एथरीज ने लव इन अ टब, शी वुड इफ शी कुड, द मैन ऑफ मोल करके उन्होंने लिखा हुआ है। और इसके इससे रिलेटेड मैंने आपको कॉमेडी और ड्रामा से रिलेटेड चीजें मैंने अपने टीचमेंट ऐप पर ही एक जगह मैंने लिंक शेयर किया है। अगर नहीं होगा तो आज रेस्टोरेशन एज का मैं और भी चीजें शेयर करूंगा उसको, तो यू कैन जस्ट गो देयर एंड फाइंड रेस्टोरेशन और रोमांटिक एज का। सर, उसके 2 अलावा जनवरी को एक, पढ़ाया था आपने। हाँ उसमें वो आया था। एक और चीज है विलियम वाइकरली। विलियम वाइकरली है, विलियम वाइकरली का द ओल्ड बैचलर है, द डबल डीलर है, एंड इवन ऑन दीस थिंग्स आर इन माय बुक, पेज नंबर 132 पर है। वहां पे आप देख सकते हैं द प्लेन डीलर है।
कांग्रीव ने लिखा द ओल्ड बैचलर, द डबल डीलर, लव। फारकुअर करके एक है, उन्होंने लिखा द रिक्रूटिंग ऑफिसर। वाइनब्रग है द रिलैप्स। आज दिस थिंग्स वी फाइंड, so these things we find, these things we go, but I would like to say when we talk about restoration comedy तो ये चीजें आती है। अब मैं जो है जानना चाहता हूँ कि मिथिलेश जी से, कि मिथिलेश जी रेस्टोरेशन एज में दो डायरिस्ट आए थे, उन डायरिस्ट का क्या नाम है मिथिलेश जी? एडिशन एंड स्टील सर। नो नो, टू डायरिस्ट, अभी तो एडिशन और स्टील का जमाना नहीं आया। सोनिया? सर लॉक एंड हॉब्स। नो, आप में से कोई भी? सर जॉन एवलिन और सैमुअल पेपीज। सैमुअल पेपिस एंड जॉन इवलिन। अगर आपको याद होगा कल मैंने जिक्र किया था सर कि कल दो आप बताए डायरिस्ट थे है, सर। दो डायरिस्ट है इवलिन एंड पेपिस करके, पेज नंबर 133 पर ऑलरेडी ये मेंशन है। इवलिन एंड पेपिस आपका बोल्ड हेडिंग है टू राइटर्स का, जिसमें लिखा गया दीज टू मेन जॉन इवलिन एंड सैमुअल पेपिस आर फेमस एज द राइटर्स ऑफ डायरीज। सेंटेंस लिखा गया है। इसका मतलब कि या तो आप लोगों ने अभी उस पेज पे गए नहीं है जो मैंने मेंशन किया था, सर किस या पेज आपको नंबर पे समझ बताया सर? 133 पे। एक्चुअली सर कल कुछ नहीं देख पाए थे ना, तो मिस हो गया सारी चीजें। लेकिन आप लोग जो है इसे देखिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछे गए, जितनी बातें आपसे बात की जा रही है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड। तो सैमुअल पेपिस और जो है जॉन इवलिन, ये दो डायरिस्ट है। बाकी जो है आपको, जो आप बात करें मैडम, वो जो है जिसमें सैमुअल बटलर का प्रोज वर्क यूडी ब्रॉस है, इसके अलावा हॉब्स और लॉक का लेवियाथन हॉब्स का है। और दिस थिंग्स वी फाइंड, वो एक अलग चीज है, वो सब प्रोज राइटर्स उस टाइम के थे। तो इस तरह से आपने जो है कंप्लीट कर लिया, लेकिन फिर भी आपको क्या क्या करना है? हीरोइक ट्रेजिडी, हीरोइक कॉमेडी, एलिग्री, सटायर, आयरनी, पॉलिटिकल एलिग्री, हीरोइक कपलेट, एरिस्टोक्रेटिक मैनर, जितनी बातें बताई गई, प्रोज राइटिंग उस समय का, रेस्टोरेशन ट्रेजिडी, रेस्टोरेशन कॉमेडी, ये सारी चीजें क्लियर होना चाहिए। और उसमें रेस्टोरेशन ट्रेजिडी और कॉमेडी में कुछ और भी राइटर्स है, जैसे रेस्टोरेशन ट्रेजिडी में एक नाम तो जॉन ड्राइडन का बता दिया गया कि उन्होंने क्या लिखा। हीरोइक कपलेट में लिखा हुआ है जिसका नाम ऑल फॉर लव है, या द वर्ल्ड विल लास्ट है, जो शेक्सपियर की एंटनी और क्लियोपेट्रा पे आधारित है। लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने लिखा हुआ है, उन्होंने द इंडियन इम्परर लिखा, टायरानेमिक लव लिखा, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रानाडा लिखा है, औरंगजेब करके लिखा हुआ, ऑल फॉर लव, Don Sebastian. So you come to know कि he has written so many plays, not only a single play which I told you कि that is what, that is All for Love. Its subtitle is The World Well Lost, and you find that it's based on Shakespeare's Antony and Cleopatra. No, not at all. Except it he has written so many plays. उन्होंने बहुत सारे प्लेज लिखे हैं, वो भी कवर करने हैं। एंड आफ्टर दिस मैन, it means that is who, that is आपका John Dryden. John Dryden के अलावा you find that there is another writer, that is Elkanah Settle. Elkanah Settle, that is also there, that is in, you will come to know पेज नंबर 133 पे उनके बारे में दिया गया। एल्काना सेटेल, उन्होंने लिखा द इम्प्रेस ऑफ मोरक्को। नैटली ने लिखा द राइवल क्वींस। थॉमस आर्टवे ने लिखा द आर्फन वेनिस प्रिजर्व। So these things you find. So what I want to say, what I want to tell you, whenever you go with heroic tragedy, you don't have to only go with this particular person, that is restoration tragedy, heroic tragedy, John Dryden, All for Love, The World Well Lost, the heroic couplet. No, except John Dryden, there are some other writers who have written beautiful heroic tragedies. You have to go with only what at a glance कि उनका नाम, उनकी प्ले का नाम. I'm not saying that you have to go with the stories, summary, or central idea. No, not at all. You have only to learn the name of those writers and the plays written by them. So this way you will come to know कि ये चीजें उस पे रही है। ऐसे ही आपको कॉमेडी में करना है, जो रेस्टोरेशन कॉमेडी है। ऐसे ही प्रोज राइटिंग्स में आपको करना है, क्योंकि प्रोज राइटिंग में सैमुअल पेपिस हैं जो दो डायरिस्ट हैं, और ये जॉन इवलिन है, और ये जॉन लॉक उस समय के प्रोज राइटर्स हैं। सैमुअल बटलर का ह्यूडी ब्रास, ये सारी चीजें फेमस रही है। नाउ आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन कि किस एज को मैथ्यू अर्नोल्ड ने एज ऑफ प्रोज एंड रीजन कहा है? मैथ्यू अर्नोल्ड कॉल्ड विच एज ऑफ प्रोज एंड रीजन?
कोई भी Neo classical age. 18th century. Yes, sir. You don't have to address any, you have to say 18th century. 18th century is known as age of prose and reason. ये बात मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा है, और 18th सेंचुरी का मतलब कि वह ऑगस्टन एज भी है और एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी है. इट मींस एज दैट ऑफ नाउ वी आर गोइंग एज ऑफ सैमुअल जॉनसन सर, इनलाइटमेंट जिसे कहते हैं सर. एज ऑफ सैमुअल एज ऑफ जॉनसन तो है. एज मेरा ऑफ प्रोज क्वेश्चन एंड क्या, रीजन. first try to understand कि 18th यस century has been called the age of prose and reason. It does not mean only and only age of Dr. Samuel Johnson. It यस means that the whole 18th century, because you find the emergence of the novel also, and the novel was written in prose. So we can't give only the credit, or we can't give only the credit the age of Dr. Samuel Johnson. Undoubtedly, age of Dr. Samuel Johnson was the golden age of prose. वो चीज प्रोज और रीजन का रहा है, क्योंकि उसको एज ऑफ इनलाइटमेंट भी कहा गया. वह वो चीज हो सकता है, लेकिन ये उन्होंने पूरी सेंचुरी को कहा था. उन्होंने स्पेसिफिक रूप से नहीं कहा था ओनली द एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन. ओके सर. तो व्हेनेवर यू गो रिमेंबर दैट कि अलेक्जेंडर पोप का एज का मतलब क्या है. अलेक्जेंडर पोप के एज का मतलब कि नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप, दैट इज ऑगस्टन एज. किंग ऑगस्टस के नाम पे जो रोमन किंग थे, वहां की स्टाइल को कैसे अडॉप्ट किया गया, देन इट हैज बीन नोन एज ऑगस्टन एज एट द नेम ऑफ किंग ऑगस्टस. दैट वाज द रोमन किंग, एंड यू फाइंड दैट की classic literature came, nice beautiful pieces of literature you find under the leadership or supervision of that king. So what I want to say, when you talk about this particular Augustan age, when you talk about Alexander Pope, when you talk about you can say ki the basic characteristics of that era or that age, remember that there are certain things which you have to come. एक तो इस एज में मॉक एपिक आया था. मैं सुनील जी से जानना चाहूंगा कि प्लीज एक्सप्लेन मॉक एपिक. मॉक एपिक क्या है, उसे आप एक्सप्लेन करिए. एक्सप्लेन सर तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मॉक ऑफिसर अलेक्जेंडर पोप का सर एक क्रिएशन है, वो याद भी नहीं आ रहा है सर. वो लिखा है ऑफ द लॉ. हाँ, रेप ऑफ द लॉक सर. रेप ऑफ द लॉक जो है दैट इज मॉक एपिक. बट रिमेंबर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट मॉक एपिक, जब हम मॉक एपिक को लेके बात करते हैं, तो ये जो मॉक एपिक है, you ultimately find that ki it's the parody of epic. In mock epic there is a ridiculous subject matter, petty issues, minor subject matter, trivial subject matter. These things have been taken and you come to know कि इसको कैसे explain किया जाता है, कैसे present किया जाता है. So this is what mock epic. Mock epic is parody of epic. In mock epic, there is a ridiculous subject matter, there is a trivial subject matter. In mock epic, you find what? In mock epic, you find satire, irony. The manner is the treatment of the subject matter is how epical. जो treatment of the subject matter होगा वह epical होगा, लेकिन उसका जो presentation होगा, सॉरी जो उसका थीम होगा वह पेटी होगा, वह माइनर होगा, वह रिडिकुलस एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए किया जाता है. जैसे रेप ऑफ द लॉक में बिलिंडा के लॉक, उसके जूड़े को पीटर ने काट दिया, तो इसी पे एपिक लिख दिया गया. ना जाने कितना हम लोग कितनी बार जो नाई के यहाँ जाके बाल कटवाते हैं, कभी कोई एपिक नहीं लिखा गया, बड़ी शर्म की बात है. तो लेकिन बिलिंडा को लिखा गया. तो सच थिंग यू फाइंड दैट कि how do you find कि mock epic में ridiculous atmosphere, petty issues, trivial subject matter are these things we find. Now I just want to know one more point, and what is that? कुछ और भी पॉइंट्स है जो हमें समझना है कि mock epic जो रेप ऑफ द लॉक है 5 कैंटोस में है, पहले 1712 में आई थी, फिर 1714 ईस्वी में आई है. अब मैं नेहा जी से जानना चाहूंगा कि नेहा जी, आप जो है अलेक्जेंडर पोप के कुछ जो है वर्क को लेकर के बताइए. उन्होंने जो कुछ पोयम्स लिखी उसका नाम बताइए, सर. रेप ऑफ द लॉक के अलावा. सर, जी रेप ऑफ द लॉक, एसे ऑन मैन. या एसे ऑन मैन, जी सर. और एसे ऑन क्रिटिसिज्म. ये सर, और एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बट नॉट. या नाइस,
Essay on Man, Essay on Criticism, Epistle to Dr. Arbuthnot Dunshaw. These are the famous works of that man. तो अलेक्जेंडर पोप का जब भी आएगा हीरोइक कपलेट, उन्होंने उसको परफेक्ट बनाया। वो जो है जिस एज में रहे हैं उस एज में उन्होंने क्लासिक जो लिटरेरी प्रिंसिपल्स थी उसको फॉलो किया। क्लासिक लिटरेरी प्रिंसिपल्स का मतलब कि किंग ऑगस्टस के जमाने का जो लिटरेचर लिखने का तरीका था उन्होंने उसको इमिटेट किया, उन्होंने उसको कॉपी किया। देन यू फाइंड दिस थिंग। नाउ आई वांट टू नो कि उनके वर्क को लेकर के बात हो गई। और मैं जो है सोनाली मैडम से जानना चाहूंगा कि वो इस समय के प्रोज राइटर्स के बारे में बताएं, कौन कौन से प्रोज राइटर्स को यस जानती हैं। यस सर, फिर से पूछिए सर, क्या पूछा आपने? टेल मी अबाउट प्रोज राइटर्स। सर प्रोज राइटर Neoclassical. नहीं पढ़ा था सर। सर कल Remember नहीं that रिलीज though, किया था प्रोज। yeah, सर रिचर्ड स्टील बताया। Richard जोनाथन स्विफ्ट। Steele, Jonathan Swift, Joseph Edison, यस सर। रिचर्ड स्टील, जोनाथन स्विफ्ट, जोसेफ एडिशन। रिमेम्बर दैट कि वे सब के सब क्या रहे हैं, उस समय के प्रोज राइटर्स रहे। और प्रोज में क्या आया था, पीरियोडिकल ऐसे आया था, कॉफी हाउस का आना हुआ था, जर्नल्स में, मैगजीन्स आई है। जर्नल्स में आपका द स्पेक्टेटर, द टेटलर, द आइलर, द रैम्बलर। द आइलर और रैम्बलर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का रहा था। दीज थिंग्स वी फाइंड। और जो प्रोज है यह मिडिल क्लास की लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है काफी हद तक। और जोसेफ एडिशन ने कहा कि द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माय प्रोज इज फ्रॉम किचन टू कॉफी हाउस। किचन से लेके कॉफी हाउस तक की बात की गई। आयरनी का यूज है, सटायर का यूज है, विट का यूज है, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइफ ऑफ द मिडिल क्लास फैमिली का उसका यूज है। दिस थिंग्स वी फाइंड कि वहां पर रहा। उसके बाद जो है प्रोज के बाद सेंटिमेंटल कॉमेडी और एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी उसका भी जिक्र है। और आप पाते हैं कि सेंटिमेंटल कॉमेडी नाम से ही पता चल रहा है कि सेंटिमेंटल कॉमेडी वह कॉमेडी है जिसमें किसी चीज को सीरियस ढंग से प्रेजेंट किया गया है, बहुत सीरियस। और सेंटिमेंटल कॉमेडी के बड़े राइटरों में आपके रिचर्ड स्टील थे। रिचर्ड स्टील की कई कॉमेडी सेंटिमेंटल कॉमेडीज रही है जिसमें मिडिल क्लास में कैसे हम मोरालिटी को, वर्च्यू को, गुडनेस को, देखिए ध्यान में रखिएगा सेंटिमेंटल तो संवेदनशील सब्जेक्ट मैटर। संवेदनशील सब्जेक्ट मैटर का मतलब कि आदमी के कैरेक्टर का कैसे बिल्डअप किया जाए, वो अच्छा इंसान बने, उसमें गुडनेस हो, मोरालिटी हो, वर्च्यू हो, ये मिडिल क्लास में कैसे लाया जाए, इसको लेकर के जो कॉमेडी लिखा गया उसको सेंटिमेंटल कॉमेडी। बाद में इसी सेंटिमेंटल कॉमेडी के खिलाफ एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी आती है जिसमें फिर वही प्रॉब्लम की मिडिल क्लास में भी लाइसेंसियसनेस है और वर्च्यू की कमी है। ऑल दिस थिंग्स वी फाइंड, जिसमें ओलिवर गोल्ड स्मिथ का एक कॉमेडी शी स्टूप्स टू कांकर ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में चल रही है। तो आप ये देखते हैं इसका भी जिक्र मैंने किया हुआ है। और इसका जो जिक्र है यू विल कम टू नो कि ये सारी की सारी बातें यहाँ पर है। इसी एज में ही आप पाएंगे, उसमें उसका जिक्र है, वहां पर आप उसको देख सकते हैं कि रहा है। सो व्हाट आई वांट टू से, वेन एवर यू गो यू हैव टू रीड दीज थिंग्स या यू हैव टू गो विद दीज पॉइंट्स। नाउ उसके बाद आपने ये देखा कि पूरा जो जमाना था वो किस तरह से था। और इसी जमाने में एक गॉथिक नावल आया है जिसके बड़े राइटर हैं होरेस वालपोल, उनका कैसिल ऑफ ऑटरेंटो जो 1765 में आती है। इसी जमाने में अगर आप देखेंगे कि प्री रोमांटिक पोएट्स आए हैं जिनका जिक्र कल मैंने किया था कि उन्होंने एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर को लेके बात की थी। टॉमस ग्रे का एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ओलिवर गोल्ड स्मिथ का डिजर्टेड विलेज, विलियम कॉलिंस का ओड टू इवनिंग। और एक और राइटर हैं जो सबसे पहले राइटर हैं जिनका नाम है जेम्स टॉमसन, जिन्होंने द सीजन नाम का किताब लिखा हुआ था। यू फाइंड दीज थिंग्स कि ये उससे रिलेटेड रहा है। अगर हम डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के एज की बात करें तो 1745 से 1785 वह एज जो रहा है फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल में सैमुअल रिचर्डसन थे, हेनरी फील्डिंग है, टोबियस स्मॉलेट है, लॉरेंस ईस्टर्न है, ये लोग थे। रिचर्डसन ने तो एपिस्टेलरी नावल लिखा, पामेला एक बेहतरीन एग्जाम्पल। एपिस्टेलरी नावल का मतलब वह नावल जो लेटर फॉर्म में रही हो। और उन्होंने साइकोलॉजिकल नावल का भी एक तरह से कहा जाए बात किया है। हेनरी फील्डिंग ने अपनी नावल को ये कहा कि कॉमिक एपिक इन प्रोज उन्होंने कहा।
उन्होंने जोसेफ एंड्रयूज लिखा, ऐसे ही लॉरेंस ईस्टन आए हैं, ऐसे ही आपके जो है टोबियस स्मॉलेट आए हैं। तो यू फाइंड फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल। इसके अलावा एक और चीज आप देखेंगे कि इस समय के बड़े राइटर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जिन्होंने इंग्लिश की पहली डिक्शनरी 1755 में लिखा, जिन्होंने एक क्रिटिकल ऐसे प्रीफेस टू शेक्सपियर लिखा था, और शेक्सपियर की बड़ी तारीफ किए थे, खासकर उनके ट्रेजिक कॉमेडी की तारीफ किए थे। इसके अलावा इनका लंदन नाम का एक पोयम रहा डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का। एक और पोयम था द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस करके उनकी एक पोयम रही है। उनकी एक ट्रेजेडी रही जिसका नाम आयरीन रहा है। और एक उनका ऐसे था लेटर टू चेस्टरफील्ड करके था। और एक उन्होंने बायोग्राफिकल वर्क लिखा था लाइव्स ऑफ द पोएट्स करके लिखा था। और खुद डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के ऊपर एक राइटर है जिनका नाम जेम्स बोस्वेल है, उन्होंने लाइफ ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन करके एक बायोग्राफी उनकी लिखा हुआ था। तो दीज थिंग्स वी फाइंड। और उनका एक वर्क है रेजिलास और प्रिंस ऑफ एबिसीनिया, जो कि एक प्रोज रोमांस है, वो चीज रहा है। तो यू विल कम टू नो ये सब जो जिक्र किया जा रहा है पेज नंबर 136 पर है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को। उसके अलावा बड़े राइटर और भी प्रोज के राइटर आए थे, जिसमें एडमंड बर्क रहे थे, एडवर्ड गिब्बन थे। एडवर्ड गिब्बन का फॉल ऑफ रोमन एम्पायर एक किताब रही है। बाकी हम लोगों ने रिचर्ड स्टील का जिक्र किया, लेकिन इनके समय के एक और प्रोज राइटर थे जोनाथन स्विफ्ट थे। जोनाथन स्विफ्ट का भी अपना एक इम्पोर्टेंस रहा है। तो इन दिस वे यू फाइंड दैट कि जितनी भी चीजों को आपने लेके बात किया है, दो तीन एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, उनके जमाने में अंग्रेजी का डिक्शनरी आना, फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल आना, उनका अपना जो वर्क है आयरीन, जो उनकी ट्रेजिडी है, एक और उनका रेजिलास जो उनका प्रोज रोमांस है, और साथ ही साथ उनका पोयम द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज है, उनका एक पोयम लंदन है, उन्होंने एक बायोग्राफिकल वर्क लिखा था लाइव्स ऑफ द पोएट्स लिखा था। ऑल दिस थिंग्स वी फाइंड। उनके समय के एक बड़े प्रोज राइटर जिनका नाम एडमंड बर्क है। एडमंड बर्क ने जो है अ विंडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी के नाम से लिखा था, ऑन अमेरिकन टैक्सेशन करके लिखा था, और रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन करके लिखा था। उन्हीं के समय में एक और आदमी है थॉमस पेन, जिन्होंने राइट्स टू मैन लिखा था। सो ये जितना भी वर्क है सब एक एक लाइन में यहाँ बताया गया है। ये आपको एक्सरसाइज थोड़ा सा खुद से करना पड़ेगा। जैसे कुछ क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का अंग्रेजी का पहला डिक्शनरी कब पब्लिश हुआ? 1755 में। कई बार पूछा जा चुका टीजीटी पीजीटी में। प्रीफेस टू शेक्सपियर किसने लिखा? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखा। उसमें उन्होंने किसकी तारीफ की है? शेक्सपियर की तारीफ की है। क्यों? ट्रेजिक कॉमेडी लिखने के लिए। इसके अलावा और क्या क्या, जैसे उनकी लंदन पोयम है, ये ध्यान में रखना चाहिए। उनका जो है एक आयरीन नाम की ट्रेजिडी है, ये ध्यान में रखना चाहिए। रेजिलास ध्यान में रखना चाहिए। लाइव्स ऑफ द पोएट ध्यान में रखना चाहिए। उनकी खुद की बायोग्राफी जेम्स बोस्वेल में लिखा है जिसका नाम है लाइफ ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। उनके समय एक बड़े प्रोज राइटर एडवर्ड गिबन रहे हैं, जिन्होंने फॉल ऑफ रोमन एम्पायर लिखा था। उनके समय में रिचर्ड स्टील आए हुए थे। रिचर्ड स्टील का अगर आप देखेंगे तो उन्होंने द टैटलर द स्पेक्टेटर नाम का जर्नल निकाला था। जो द टैटलर है वह 1709 से 1711 और द स्पेक्टेटर 1711 से 1712 तक चला है। प्री रोमांटिक पोएट्स का जिक्र किया गया, उनके बारे में जानना है आपको। फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल का जिक्र किया गया, उनके बारे में आपको जानना है। आपको सेंटिमेंटल कॉमेडी, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी के बारे में बताएगा, उसके बारे में जानना है। ये सारी चीजें यूट्यूब पे मेरे लेक्चर भी पड़े हुए हैं, वहां से अगर आप जाएंगे केवल ये डालिएगा सेंटिमेंटल कॉमेडी बाई मोहम्मद शमीम आ जाएगा, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी बाई मोहम्मद शमीम आ जाएगा। बाकी यहाँ पे पेज नंबर मैंने आपको कल भी बताया था कि जब आप पढ़ेंगे तो पेज नंबर 131 से 137 तक आपको जाना है। 131 से 137 तक। तो आप इन सारी चीजों को जब आप पढ़ेंगे सब कवर कर लेंगे, चीजें हो जाएंगी। लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आज आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी। जो जैसे एक जब होमवर्क दिया जाता है, एक टास्क दिया जाता है, तो एक ये उम्मीद होती वो होमवर्क बहुत बेहतर किया गया होगा। नाउ यू गॉट टाइम, यू गॉट सो मेनी थिंग। और मैं उस टॉपिक से अलग भी नहीं हुआ, मैंने उतना ही पूछा जो मैंने दिया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में अगर मैं फिर ओरल टेस्ट कराता हूँ तो आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखेंगे। जितने टॉपिक बताए गए वो सारे टॉपिक को नोट करके रखें। किसी की कोई क्वेरी, कोई सजेशन? नो सर। सर बाकी लोग क्यों नहीं रिस्पॉन्स करते हैं? सर आप उनसे पूछिए ये चीज। सर गिने चुने 3-4 लोग रिस्पॉन्स करते हैं सर।
नहीं, आज थोड़ा सा नेटवर्किंग इशू है। गोपाल जी तो बहुत एक्टिव रहते थे, काफी बेहतरीन है। नेहा जी का भी रिस्पांस बहुत अच्छा है, सोनिया जी का भी है, और सुरभि का भी तो कोई जवाब ही नहीं। ये सब लोगों का रिस्पांस, मिथिलेश भाई का है, और इधर जो है थोड़ा सा मुझे अभी जवाब, नीतू मैडम अभी जो है नई है, अभी इन्होंने ज्वाइन किया है। अनीता जी ने भी, उनकी तरफ से माइक ऑन नहीं होता। आरती मैडम में माइक की दिक्कत, इसलिए उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। ममता जी भी जवाब देती थी, बट आज जो है नहीं मिला जवाब। जो खैर, प्रिया सर जी का इस भी आज इस जवाब बैच नहीं। वाले में सभी लोग आंसर करते हैं सर, सभी मतलब रिस्पांस अच्छा है सभी का। लेकिन सर हाँ, आज पता नहीं क्यों नहीं किसी ने कोई रिस्पांस किया सर, समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। आज का ऐसा हो सकता है कल उतना ज्यादा ना रहा हो मामला, जो है ना टाइम मिल पाए हमें। बट आई होप कि सिंस टुमारो वी ऑल हैव टू बी वेरी एक्टिव। काफी कुछ आपको कवर करना है। मैं अगला टॉपिक तो कल नया पढ़ाऊंगा ही, लेकिन ओरल टेस्ट का मतलब टेस्ट को फिर टेस्ट की तरह से लिया जाए। और हो सकता है कि कल से मैं व्हाइट बोर्ड का यूज करके वहां पे चीजें जो है आपको बताऊं, अगर ऐसी व्यवस्था हो जाती है तो। इसलिए आप सारे लोग जो है तैयारी करिए, और ऐसा नहीं कि नहीं होगा। और बुक जो है आप लोगों के पास है, बुक को जो कहा जाए, जो पेजेस बता दिया जाए, इतनी हेल्प कर दी जा रही, पेज बता दिया जा रहा है, टॉपिक बता दिया जा रहा है, आपको केवल पढ़ना है, तो ठीक है। बाकी बहुत सारे कल टॉपिक। ओके, कल सर कौन सा टॉपिक रहेगा? कल कोई टॉपिक नहीं, कल रोमांटिक एज रहेगा। अच्छा, रोमांटिक एज का लेक्चर हो चुका है, वो लेक्चर मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आप उसे पहले देख लीजिएगा। ओके सर, थैंक यू। रोमांटिक एज के लिए कल आपको ओरल टेस्ट तैयार करना। ओरल टेस्ट कल मैं कंडक्ट कराऊंगा रोमांटिक एज का। आप रोमांटिक एज जी देख सर। लीजिएगा, उसका वीडियो अभी मैं शेयर कर दे रहा हूँ, बल्कि हो चुका है, वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, उसको आप कर ओके लीजिए।